हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 3 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कार्नोट्स इंजन एंड कार्नोट साइकिल। तो स्टूडेंट्स, कार्नोट इंजन क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। साडी कार्नोट, जो कि एक फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने एक आइडियल हीट इंजन की परिकल्पना की थी और उनके नाम पर ही इस इंजन का नाम रखा गया था कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन जो है वो एक रिवर्सिबल हीट इंजन था और साडी कार्नोट ने हमें ये कहा था कि इस इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 100% होगी। बट आप जानते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। मींस जो कार्नोट इंजन था वो प्योरली थियोरेटिकल कंसिडरेशंस पर बेस्ड था, इसको प्रैक्टिकली रियलाइज करना इम्पॉसिबल था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार कार्नोट इंजन क्या होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं और कार्नोट इंजन कैसे वर्क करता है। जो कार्नोट इंजन होता है उसकी वर्किंग जो है वो कार्नोट साइकिल पर बेस्ड होती है और इन द एंड वी विल ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। अ हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। साडी कार्नोट, अ फ्रेंच इंजीनियर, पुट द आइडिया ऑफ एन आइडियल हीट इंजन विच इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन। साडी कार्नोट नाम के एक फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने एक आइडियल हीट इंजन का आइडिया हमें दिया था, एक आइडियल हीट इंजन की परिकल्पना की थी जो कि एक रिवर्सिबल हीट इंजन था। दिस इंजन इज प्योरली बेस्ड अपॉन थियोरेटिकल कंसिडरेशंस। साडी कार्नोट ने जो आइडियल हीट इंजन की परिकल्पना की थी उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% थी। बट हम जानते हैं किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं हो सकती। सारी की सारी हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो ये जो इंजन था, जो कार्नोट सर ने प्रपोज किया था, जिसको नाम दिया गया था कार्नोट इंजन, ये प्योरली थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस पर बेस्ड था, इसको प्रैक्टिकली रियलाइज करना इम्पॉसिबल था। कंस्ट्रक्शन, अ कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन पार्ट्स। कार्नोट इंजन में 4 मेन पार्ट्स होते हैं और वो 4 मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं मेन पार्ट्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन जो है वो 4 मेन पार्ट से कंसिस्ट होता है। आइए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कार्नोट इंजन का सिलेंडर। सिलेंडर इस प्रकार से आपको लेना है कि इसकी जो साइड वॉल्स होंगी और इसका जो टॉप होगा वो नॉन कंडक्टिंग होगा। मींस इसकी वॉल्स जो है वो इंसुलेटिंग वॉल्स होंगी, बट इसका बेस जो है वो कंडक्टिंग होगा। मींस वॉल्स के थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता फ्रॉम सिलेंडर टू सराउंडिंग्स एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिलेंडर, जबकि कंडक्टिंग बेस से हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है यहाँ पर। और इस सिलेंडर के अंदर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन एंड वेटलेस एंड नॉन कंडक्टिंग पिस्टन जो है वो फिट किया जाता है और यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ परफेक्ट गैस। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका सिलेंडर। इट हैज नॉन कंडक्टिंग वॉल्स बट द बेस इज कंडक्टिंग। इसकी जो साइड वॉल्स होंगी वो नॉन कंडक्टिंग होंगी, इंसुलेटिंग होगी, जबकि इसका बेस जो है, इसका बॉटम जो है वो कंडक्टिंग रहेगा। अ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज फिटेड इनसाइड द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर एक नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन जो है वो फिट किया जाएगा।
द सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ अ परफेक्ट गैस एज द वर्किंग सब्सटेंस, और वर्किंग सब्सटेंस की फॉर्म में हम यहाँ पर एक परफेक्ट गैस को लेंगे एज अ वर्किंग सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया सिलेंडर। आइए बात करते हैं सेकंड मेन कंपोनेंट ऑफ कार्नोट इंजन की, जो कि है सोर्स। ये एक हीट रिजर्वॉयर होता है जिसको हम एक हाई फिक्स टेम्परेचर T1 पर रखते हैं, और सोर्स की खास बात ये होती है कि इसकी थर्मल कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट होती है। मींस इस सोर्स से हम जितना मर्जी हीट ले सकते हैं, इसका टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वो है T1। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि सोर्स जो है वो एक हीट का समुंदर होता है, जिसमें से आप जितनी मर्जी हीट निकाल सकते हैं। जैसे आप समुंदर में से जितना मर्जी पानी निकाल लें तो उसके पानी के अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह से आप सोर्स से जितना मर्जी हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स टेम्परेचर, जो कि इसका टेम्परेचर T1 है वो फिक्स ही रहेगा, आप जितना मर्जी हीट इससे विड्रॉ कर ले तब भी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि सोर्स की थ्योरी में आप क्या लिखेंगे। इट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ हीट केप्ट एट वेरी हाई फिक्स टेम्परेचर T1। ये एक हीट रिजर्वॉयर होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा हाई फिक्स टेम्परेचर T1 पर रखते हैं, हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इसकी थर्मल कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट एज्यूम की जाती है। एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी टेकन आउट ऑफ इट विदाउट एनी फॉल ऑफ टेम्परेचर। इसमें से हम जितना मर्जी हीट निकाल सकते हैं बिना इसका टेम्परेचर को डिक्रीज किए। इसका टेम्परेचर T1 जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, जितना मर्जी हीट निकाल लें आप उसके बावजूद भी। तो स्टूडेंट्स दो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के दो कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो थर्ड कंपोनेंट होता है कार्नोट इंजन का वो होता है सिंक। सिंक सोर्स की तरह ही एक हीट रिजर्वॉयर होता है जिसको हम लोअर फिक्स टेम्परेचर T2 पर रखते हैं। इसकी थर्मल कैपेसिटी भी सोर्स की तरह इनफाइनाइट रखी जाती है, सो दैट हम सिंक में जितना मर्जी हीट ऐड कर दें इसके टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हीट ऐड करने के बावजूद भी सिंक का टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा और वो फिक्स टेम्परेचर T2 पर ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि सिंक के पॉइंट में आप क्या लिख के आएंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे सिंक। इट इज अनदर रिजर्वॉयर ऑफ हीट केप्ट एट अ लोअर फिक्स टेम्परेचर। ये सोर्स की तरह ही एक हीट रिजर्वॉयर होता है, बट सिंक को हम एक लोअर फिक्स टेम्परेचर T2 पर रखते हैं, हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, और इसकी थर्मल कैपेसिटी भी सोर्स की तरह इनफाइनाइट होती है। एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एडेड टू इट विदाउट एनी राइज ऑफ टेम्परेचर। हम सिंक में जितना मर्जी हीट ऐड कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होगा, वो कांस्टेंट फिक्स्ड लोअर टेम्परेचर बना रहेगा जो कि है T2। जो फोर्थ कंपोनेंट है कार्नोट इंजन की कंस्ट्रक्शन में वो है इंसुलेटिंग स्टैंड। देखिए स्टूडेंट्स जब आप इस सिलेंडर को उठा के इस कंडक्टिंग बेस को इस इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देंगे तो ये कंडक्टिंग बेस भी इंसुलेटिंग बन जाएगा। उस केस में सिलेंडर जो है वो परफेक्टली इंसुलेटेड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सिलेंडर का बेस ही कंडक्टिंग था। जब आप इस बेस को उठा के यहाँ पर रख देंगे तो बेस भी इंसुलेटिंग बन जाएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिलेंडर जो है वो नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। उस केस में ना तो हीट यहाँ पर एंटर करेगी सिलेंडर में और ना ही सिलेंडर को लीव कर पाएगी। तो स्टूडेंट्स इंसुलेटिंग स्टैंड के पॉइंट में आप यही लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट इज इंसुलेटिंग स्टैंड। व्हेन द बेस ऑफ द सिलेंडर इज केप्ट ऑन दिस स्टैंड द सिलेंडर बिकम्स परफेक्टली इंसुलेटेड, दैट इज हीट कैन नाइदर एंटर नॉर लीव द सिस्टम। जब आप सिलेंडर के बेस को इस इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देंगे तो सिलेंडर का बेस भी नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। इसकी वॉल्स और इसका टॉप जो है वो पहले से ही नॉन कंडक्टिंग था, इंसुलेटिंग था। तो इस केस में पूरा का पूरा सिलेंडर जो है वो परफेक्टली इंसुलेटेड हो जाएगा। तो इस केस में ना तो हीट एंटर करेगी और ना ही बाहर जाएगी इस सिस्टम में से। तो स्टूडेंट्स ये तो थी कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्नोट इंजन। आइए बात करते हैं वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन के बारे में। कार्नोट इंजन की वर्किंग को हम 4 डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू समझ सकते हैं, और ये 4 डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास। आइसोथर्मल एक्सपेंशन,
number 2 adiabatic expansion, number 3 is isothermal compression and fourth is adiabatic compression। ये चार ऑपरेशंस मिलाकर एक साइकिल फॉर्म करते हैं जो कि सिस्टम को वापस से इनिशियल स्टेट में ले आते हैं और इस साइकिल को हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि वर्किंग को आप कहां से शुरुआत करेंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे वर्किंग ऑफ अ कार्नोट इंजन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 4 ऑपरेशंस कॉल्ड अ कार्नोट साइकिल। जो कार्नोट इंजन है उसकी वर्किंग 4 ऑपरेशंस पर बेस्ड होती है और वो 4 ऑपरेशंस मिलाकर एक साइकिल फॉर्म करते हैं जिसको हम कार्नोट साइकिल बोलते हैं। तो इन 4 ऑपरेशंस की थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, इन 4 ऑपरेशंस को आप पीवी डायग्राम में कैसे प्लॉट करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि कैसे आप एफिशिएंसी ड्राइव कर सकते हैं फॉर कार्नोट इंजन आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन विच इज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। और फर्स्ट ऑपरेशन होता है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन को समझने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि हमने 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस जो है वो इस सिलेंडर के अंदर रखा है एज अ वर्किंग सब्सटेंस। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा सिलेंडर था जिसकी साइड वॉल जो थी वो नॉन कंडक्टिंग थी और बेस जो था वो कंडक्टिंग था, उस सिलेंडर को उठाकर सोर्स के ऊपर रख देंगे जिसका टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड है और ये हाई फिक्स्ड टेम्परेचर T1 पर रखा हुआ है इस सोर्स को। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होगा, जो हमने 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस लिया है वो T1 टेम्परेचर एक्वायर कर लेगा क्योंकि हमने इस कंडक्टिंग बेस को इस सोर्स के ऊपर रख दिया है। तो इस वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर भी T1 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो प्रेशर था वो P1 था और वॉल्यूम था V1। अब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को हम कर देंगे P1 टू P2 सच दैट P2 इज लेस देन V1, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से गैस जो है वो एक्सपैंड करेगी और इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़कर V1 से V2 हो जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा और V2 जो है वो V1 से बड़ा होगा। और यहाँ पर जो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर होगा। तो इस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और इस केस में जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होगा वो सोर्स से कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और वो हीट को हम मान लेते हैं Q1 हीट। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। लेट द सिलेंडर कंटेन्स 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस। हम मान लेते हैं कि इस सिलेंडर में हमने एज अ वर्किंग सब्सटेंस जो हमने परफेक्ट गैस ली है वो हमने 1 मोल ली है। द बेस ऑफ द सिलेंडर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ टेम्परेचर T1 सो दैट गैस अटेन्स द टेम्परेचर T1 ऑफ द सोर्स। हम क्या करेंगे, सिलेंडर के बेस को उठा के सोर्स पर रख देंगे, सोर्स जिसको हमने हाई फिक्स टेम्परेचर T1 पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से बेस कंडक्टिंग होने की वजह से वर्किंग सब्सटेंस जो है 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस जो है वो T1 टेम्परेचर जो है वो एक्वायर कर लेगी। इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम एट दिस स्टेज आर P1 एंड V1 रिस्पेक्टिवली। इस स्टेज पर हम मान लेते हैं कि प्रेशर जो है वो P1 है और वॉल्यूम जो है परफेक्ट गैस का वो V1 है। ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2 द गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। अब क्या करेंगे, इस पिस्टन से प्रेशर जो है वो रिलीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे जिसकी वजह से प्रेशर घटकर P1 से P2 हो जाएगा। P2 जो है वो P1 से लेस होगा जिसकी वजह से गैस एक्सपैंड करेगी और उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़कर V1 से V2 हो जाएगा। V2 इज ग्रेटर देन V1। As the bottom of cylinder is perfectly conducting, heat Q1 is absorbed at constant temperature T1 during this process and the process is called isothermal expansion। क्योंकि सिलेंडर का बेस कंडक्टिंग था तो हमारा वर्किंग सब्सटेंस जो है वो सोर्स से कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन और वो हीट होगी Q1। क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है हीट का और ये सब काम हो रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा और पीवी डायग्राम पर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन को कैसे प्लॉट करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन को पीवी डायग्राम के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो हम प्रेशर को ले लेते हैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं वॉल्यूम को। तो इनिशियली हमारा जो प्रेशर था वो P1 था,
सपोज ये है प्रेशर P1 और वॉल्यूम था इनिशियली हमारे पास V1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें P1 V1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को हम नाम देंगे A। ये है हमारे पास P1 V1 और टेम्परेचर था इनिशियली T1। तो फाइनली हमारे पास जो वॉल्यूम था आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान वो इंक्रीज हो गया था फ्रॉम V1 टू V2 और प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया था। तो हमारे पास जो कर्व मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, कुछ इस प्रकार से हमें कर्व जो है वो देखने को मिलेगा। ये हमारा होगा B पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास P2 V2 और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह रहा था, तो इस टेम्परेचर को हम T1 ही रखेंगे। तो इस कर्व को हम बोलते हैं आइसोथर्म, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर्व, तो इस कर्व को हम बोलेंगे आइसोथर्म। और इस प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब की गई थी सोर्स से सिस्टम के द्वारा वो थी Q1। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसमें आप क्या लिखेंगे। ऑन पीवी डायग्राम दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय आइसोथर्म AB। आइसोथर्मल एक्सपेंशन को पीवी डायग्राम पर हम आइसोथर्म AB के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन कितना किया जाएगा गैस के द्वारा। पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा था, गैस एक्सपैंड हो रही थी, मींस गैस के द्वारा वर्क डन किया जा रहा था और उस वर्क डन को हम डिनोट करेंगे W1 से। और ये वर्क डन जो है वो हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स Q1 के बराबर होगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के जो दौरान जो वर्क डन होता है उसका एक्सप्रेशन आपको याद रखना होता है, वो होता है हमारे पास R जो कि है गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा इस प्रोसेस में, वो है T1 इंटू लॉग बेस E फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास V2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है। फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, इसको हम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो ये वर्क डन आ गया ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइए बात करते हैं सेकंड प्रोसेस के बारे में जो कि है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान हम इस स्टेट तक पहुंच चुके थे जहां पर प्रेशर था P2, वॉल्यूम था V2 और टेम्परेचर था T1। अब आपने क्या करना है, सिलेंडर को जिसको हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान सोर्स के ऊपर रखा था वहां से उठाकर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देना है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सिलेंडर का बेस था, बॉटम था जो कि पहले कंडक्टिंग था, अब वो नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सिलेंडर जहां पर प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर है T1। अब आपने इस सिलेंडर को उठाकर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देना है जिसकी वजह से बेस जो है वो नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस पिस्टन से प्रेशर डिक्रीज करना है, प्रेशर डिक्रीज करके आपने P2 से करना है P3 जो है वो P2 से कम होगा जिसकी वजह से गैस जो है वो फर्दर एक्सपैंड होगी और इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होके V2 से हो जाएगा V3 जो है वो V2 से ज़्यादा होगा। पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा क्योंकि बेस जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ पर वर्क डन किया जा रहा है बाय द गैस। यहाँ पर गैस जो है वो वर्क डन कर रही है और ये वर्क डन जो है किसकी कॉस्ट पर किया जा रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस की कॉस्ट पर किया जा रहा है। वर्क डन होने की वजह से गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी जिसकी वजह से गैस का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा और गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होकर T1 से हो जाएगा T2। और गैस का टेम्परेचर कब तक डिक्रीज होता रहेगा, जब तक वो सिंक के टेम्परेचर T2 के बराबर नहीं हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे। सेकंड पॉइंट है आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स एंड इज प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड सो दैट बेस ऑफ द सिलेंडर बिकम्स इंसुलेटिंग। अब आपने सिलेंडर को उठाकर सोर्स से उठाकर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देना है जिसकी वजह से बेस जो है सिलेंडर का वो इंसुलेटिंग हो जाएगा, मीन्स नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। द प्रेशर इज reduced from P2 to P3 and gas expands further from volume V2 to V3। अब आपने प्रेशर डिक्रीज करके P2 से P3 कर देना है। P3 जो है वो P2 से कम होगा जिसकी वजह से गैस जो है वो फर्दर एक्सपैंड होगी और वॉल्यूम जो है वो बढ़कर V2 से V3 हो जाएगा। V3 जो है वो V2 से ज्यादा है। एज द वर्क इज डन बाय द गैस सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। क्योंकि यहाँ पर हीट तो एब्जॉर्ब हो नहीं रही क्योंकि बेस जो है वो नॉन कंडक्टिंग हो गया है बट गैस के द्वारा वर्क किया जा रहा है। ये वर्क
वह किसकी कॉस्ट पर किया जाएगा? गैस की इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज की कॉस्ट पर किया जाएगा। तो जिसकी वजह से गैस का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा और वो T1 से हो जाएगा T2 जो कि सिंक का टेम्परेचर होगा। तो स्टूडेंट्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन कितना होगा और इस प्रोसेस को हम पीवी डायग्राम के ऊपर कैसे प्लॉट करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा था, मींस गैस के द्वारा वर्क डन किया जा रहा था और ये वर्क डन जो है गैस की इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज के कॉस्ट पर किया जा रहा था, जिसकी वजह से गैस का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, वो हो जाएगा फ्रॉम T1 टू T2 और T2 है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सिंक। तो आप यही लाइन यहां पर लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स टू टेम्परेचर T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक सो द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। यहां पर हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि बेस जो है वो नॉन कंडक्टिंग हो गया है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और ये टेम्परेचर में डिक्रीज कब तक चलता रहेगा? जब तक गैस का टेम्परेचर ऑफ सिंक T2 के बराबर नहीं हो जाता। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। पीवी डायग्राम के ऊपर हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया है P2 से और डिक्रीज हो गया है और वॉल्यूम जो है V2 से बढ़कर हो गया है V3। तो इस कर्व को हम BC से डिनोट करेंगे और इसको हम कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके P3 V3 और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होकर T1 से हो गया है T2। तो स्टूडेंट्स वर्क डन कितना होगा इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान, आइए वो बात करते हैं। वर्क डन बाय द गैस इज गिवन बाय, एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है R गैस कांस्टेंट ब्रैकेट में आपके पास इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर है T1, फाइनल टेम्परेचर है T2, T1 माइनस T2 और नीचे आएगा आपके पास गामा -1, जहां पर गामा जो है वो है हमारे पास रेशो ऑफ Cp एंड Cv, जहां पर Cp होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv होता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स इसको हम देंगे सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हमने कार्नोट साइकिल के दो ऑपरेशन जो हैं वो आज के इस वीडियो में देख लिए हैं। बाकी दो ऑपरेशन जो हैं वो इस टॉपिक के पार्ट 2 वीडियो में हम स्टडी करेंगे और पार्ट 2 में ही हम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। तो ये डायग्राम आप याद रखिएगा और इक्वेशन 1 और 2 को याद रखिएगा क्योंकि इसका पार्ट 2 में यूज होगा। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो के साथ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर।